आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ का नियम, यानी वैद्युत धारा वाले चैप्टर में किरचॉफ का नियम। किरचॉफ्स चलिए थोड़ा सा इसमें सरल परिपथों में जल्दी जल्दी लिखिएगा। सरल परिपथों में यानी सर्किट में धारा की गणना केवल ओम के नियम से की जा सकती है। सरल परिपथों में धारा की गणना केवल ओम के नियम से की जा सकती है तथा परिपथ में विभवांतर तुल्य प्रतिरोध इत्यादि श्रेणी एवं समांतर संयोजन विधि यानी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन मेथड के द्वारा सीरीज या कहें श्रेणी तथा समांतर संयोजन विधि से किए जा सकते हैं। सर विभवांतर के बाद तुल्य प्रतिरोध से एक बार फिर से बोलिएगा। तुल्य प्रतिरोध इत्यादि श्रेणी एवं समांतर संयोजन विधि, श्रेणी एवं समांतर संयोजन विधि से ज्ञात किए जा सकते हैं, परंतु जटिल परिपथ में जो न तो श्रेणी परिपथ में होते हैं और न ही समांतर परिपथ साधारण ओम नियम अथवा श्रेणी या समांतर परिपथ विधि से हल नहीं किए जा सकते। इन परिपथों में धारा, वोल्टेज, तथा प्रतिरोध इत्यादि किरचॉफ के नियमों से ज्ञात किए जाते हैं। किरचॉफ के नियमों से ज्ञात किए जाते हैं। फिर आगे बेटा लिखिएगा, इस आप लोग इसमें नोट्स में अगली लाइन से लिखेंगे, किरचॉफ के दो नियम हैं। किरचॉफ के दो नियम हैं। पहला नियम बेटा कहलाता है किरचॉफ का प्रथम नियम, या कहें किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ का प्रथम नियम, दो नियम है, दो में से जो पहला है उसको कहेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ
ठीक है। किरचॉफ के फर्स्ट नियम में लिखिएगा, इस नियम के अनुसार वैद्युत परिपथ में या कहें विद्युत परिपथ में किसी संधि संधि जहां पे लिखेंगे वही ब्रैकेट में जंक्शन लिख लीजिएगा। संधि ब्रैकेट में लिखेंगे जंक्शन पर मिलने वाली लिखिएगा, इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में संधि ब्रैकेट में लिखेंगे जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग यानी एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल करेंट्स शून्य होता है। अभी एक जो है डायग्राम बनाएंगे बेटा, और डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग दिखाएंगे कैसे शून्य आएगा और क्या चीज इसमें कहना चाहते हैं। तो आगे लिखिएगा, विद्युत, अगली लाइन से लिखिएगा, विद्युत परिपथ में किसी संधि की ओर प्रवाहित होने वाली धाराओं का योग, विद्युत परिपथ में किसी संधि की ओर प्रवाहित होने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर प्रवाहित होने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। संधि से बाहर प्रवाहित होने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। सिग्मा का साइन लगाएंगे, I इज इक्वल टू 0, अर्थात अगली लाइन में लिखिएगा, अर्थात सिग्मा I इज इक्वल टू 0, सिग्मा I इज इक्वल टू 0। एक डायग्राम बना लीजिएगा बेटा आप लोग, और फिर उसके बाद आप लोग डिसाइड करेंगे चेक कैसे आता है। तो लिखेंगे चेन साइन कन्वेंशन और साइन कन्वेंशन और देखिएगा, संधि की ओर प्रवाहित होने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि संधि है पॉइंट O पर, इससे धारा इधर से आ रही है, एक धारा कोई इधर से आ रही है, कोई धारा इधर से आ रही है, कोई धारा इधर से आ रही है, कोई इधर से आ रही है। इस तरीके से मान लेते हैं कि 5 धाराएं हैं जो इसके साथ कनेक्ट हैं। एक ये इसको मान के हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, I1 I2 I3 I4
I5। ऐसे हम लोगों ने मान लिया I1, I2, I3, I4 एंड I5। ठीक है, मान लिए। अब क्या होगा, अब इसमें हम लोग डायरेक्शन देंगे कि कोई धारा आ रही होगी, कोई धारा जा रही होगी। मान लेते हैं I3 और I5 जो आ रहा है, I1, I2, I3 जो है वो जा रहा है, या इसका अपोजिट भी अपोजिट कर सकते हैं। मान लीजिए I1, I3, I5, I1, I3, I5 ये आने वाली धाराएं हैं संघ की ओर, और I2 और I4 जो है वो जाने वाली है। तो इस कंडीशन में जब आप लिखेंगे तो अभी आपने क्या लिखा है, एक स्टेटमेंट आपने लिखा है बेटा, आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर। अच्छा, देखिए अभी आपने लिखा है संघ की ओर प्रवाहित होने वाली धाराओं को धनात्मक, यानी जो O की ओर आ रही है धाराएं, वो धाराएं क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव ली जाएंगी, और जो इससे दूर जा रही हैं उनको क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। यानी जो O की ओर आती हुई दिख रही हैं वो पॉजिटिव, जो O से दूर जाती हुई दिख रही हैं वो नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे I1, I2, I3, I4 को, और इन सब का जो योग होगा यानी सम होगा वो इक्वल होगा 0 के। ठीक है, तो लिखते हैं आने वाले को पॉजिटिव, तो बताइए I1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? जो O की ओर आ रहा है वो पॉजिटिव, जो O से दूर जा रहा है वो नेगेटिव लेंगे। अब बताएंगे आपको I1 जो है वो क्या होगा, O की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव, तो कहे I1 पॉजिटिव। I2 क्या होगा बेटा, दूर जा रहा है तो माइनस I2। I3 क्या हो रहा है, आ रहा है पॉजिटिव। I4 जा रहा है, I5 आ रहा है पॉजिटिव, और इन सबका जो समेशन होगा वो बराबर होगा 0 के। अब देखिएगा I1 प्लस I3 प्लस I5, जबकि माइनस I2 और माइनस I4, तो माइनस माइनस उधर की तरफ जाएंगे, यानी जब इनका पक्षांतर होगा तो माइनस I2 से प्लस I2 हो जाएगा और माइनस I4 से प्लस I4 हो जाएगा, होगा ना? तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे I1 प्लस I3 प्लस I5 is equal to I2 प्लस I। आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, यानी संघ की ओर, इसको कैसे पढ़ेंगे, संघ की ओर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग संघ से दूर जाने वाली सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो लास्ट में जरा सा लिख लीजिएगा 2-3 लाइन में, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम धारा नियम। इसको पहले वाले नियम को बेटा धारा नियम कहते हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा धारा नियम, यानी लॉ ऑफ करंट। आवेश के संरक्षण, आवेश के संरक्षण आवेश के संरक्षण, आवेश के संरक्षण ब्रैकेट में लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज
पर आधारित है। अर्थात अगली लाइन से लिखिएगा, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तक चलाया जा सकता है। इसकी डेफिनेशन को याद रखने का एक सिंपल तरीका, एनर्जी की डेफिनेशन जो क्लास 6, 7 या 9, 10 तक में आपने पढ़ी थी, वही बेसिक डेफिनेशन पे आप इसको भी याद रख सकते हैं। वहां पे आपने पढ़ा था ऊर्जा की डेफिनेशन कि ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित की जा सकती है। सेम उसी प्रोसेस के अनुसार आवेश ला दीजिए उस डेफिनेशन में। ठीक, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक स्थान, वहां पे रूप था, यहाँ पे स्थान है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी ट्रांसफर कर सकते हैं सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक। नोट कर लीजिएगा और फिर लिखिएगा अगला टॉपिक। इसी के अंदर सब टॉपिक है किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ का दूसरा नियम, थोड़ा सा बेटा इसमें नोट करिएगा, सभी लोग इसमें नोट करिएगा, लिखिएगा यह नियम यानी किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसके बारे में लिखना है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण, ब्रैकेट में लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। और फिर वही सेम डेफिनेशन ऊर्जा वाली, अर्थात ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगली लाइन से लिखेंगे, यह नियम निम्न प्रकार है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, किसी बंद परिपथ, ब्रैकेट में लिखेंगे क्लोज्ड सर्किट, यानी एक ऐसा सर्किट जो क्या है, बंद है, यानी एक तरफ बैटरी से एक तार कनेक्ट है, फिर दूसरी तरफ से होते हुए और उसका यानी एक तार जो पॉजिटिव टर्मिनल से फिर पूरी सर्किट घूमते हुए और दूसरा वाला जो तार का एंड है वह किससे कनेक्ट है, निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के, तो वो कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड परिपथ की कंडीशन हो गई। वही लिखेंगे, किसी बंद परिपथ या क्लोज्ड सर्किट में कार्य करने वाले सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसी को आप दूसरे लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, अगली लाइन से लिखिएगा,
कहेंगे दूसरे शब्दों में या अथवा करके आप लिख सकते हैं। तो लिखिएगा किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा एवं परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजीय योग या बीजगणितीय योग परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है, के बराबर होता है। एक छोटा सा सर्किट बना लीजिएगा जिससे थोड़ा सा रिप्रेजेंट हो जाए कि क्या कहना चाह रहा है पूरा। देखिए ये है बैटरी या कहें सेल, एक बड़ा वाला जो है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकलती है, धारा निकलती है और नेगेटिव की ओर जाएगी, बीच में पड़ेगा रेजिस्टेंस और फिर वापस आकर मिल जाती है। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया करंट आई, ये हो गया वोल्टेज वी और ये एक सिंपल सर्किट किस टाइप का होगा, बंद परिपथ इसको कहा जाएगा। क्या कहेंगे, बंद परिपथ। ठीक है, क्या है बंद। जो लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं वो लिखेंगे क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, जल्दी से डायग्राम बनाइए और फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा विभवांतर की दिशा का नियम, इसी के अंदर ही आएगा ये किरचॉफ के सेकंड लॉ के अंदर। विभवांतर की दिशा का नियम, साइन कन्वर्जन फॉर वोल्टेजेस। विभवांतर के दिशा का नियम, दिशा का नियम। साइन conversion for direction of voltages। लिखिए जल्दी से और इसमें थोड़ा सा 2 लाइन लिख लीजिए, फिर आगे एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम से हम लोग लिखेंगे कैसे वोल्टेज का कन्वर्जन होता है। लिखिएगा किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार परिपथ में विभिन्न विभवांतरों का योग, परिपथ में विभिन्न विभवांतरों का योग लिखते समय उनकी दिशा के अनुसार उचित चिन्ह लेना आवश्यक है, उचित चिन्ह लेना आवश्यक है। इसके लिए निम्न विधि अपनाई जाती है या जा सकती है। V इज इक्वल टू, बेटा आप पढ़ते हैं ओम्स लॉ में, V इज इक्वल टू IR, वही से हम लोग इसको लेंगे। तो लिखेंगे
अगली लाइन से लिखिएगा, ऐसे विभवांतर, ब्रैकेट में लिखेंगे आई आर, कैपिटल आई आर भी लिख सकते हैं, स्मॉल आई और कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जो परिपथ की धारा की दिशा में है धनात्मक होते हैं, यानी पॉजिटिव होगा। क्या होगा? जो धारा की दिशा में होगा वो पॉजिटिव, ठीक है। तो कहेंगे जो पोटेंशियल धारा की दिशा में आएगा वह क्या होगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। जो धारा की विपरीत दिशा में आएगा वह निगेटिव होगा। तो वही लिखेंगे आगे, तथा परिपथ में प्रयुक्त बैटरी में धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की दिशा में विभवांतर ऋणात्मक होता है। एक छोटा सा डायग्राम बनाइए और उसके बाद फिर लिखेंगे। ये डायग्राम बनाइएगा। और नीचे लिखिएगा summation of resistance R is equal to 0। ये बना लिए होंगे डायग्राम, लिखिएगा इसको चित्र 1 2 ऐसे करके मान लीजिएगा। तो चित्र जो 2 वाला बना है, दूसरा वाला जो बना है उसकी बात करते हैं। में चित्र 2 में एक बंध परिपथ प्रदर्शित किया गया है। किरचॉफ के दूसरे नियम से दूसरा नियम क्या है? फिर से एक बार देखिएगा, ऐसे विभवांतर जो परिपथ की धारा की दिशा में धनात्मक होते हैं, ठीक। ये जो बीच में आपको ऐसे सर्किल दिख रहा होगा ना, ये वाला सर्किल दिख रहा है ना, ये जो सर्किल आप देख रहे हैं, ये देखिए ये ऐसे करके और एरो लगाया गया, ये धारा की दिशा को बता रहा है, ठीक। तो जो धारा की दिशा में है वो धनात्मक, और कहेंगे जो बैटरी लगाई गई है उस बैटरी में क्या होगा, जो धन से
इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ जब जाएंगे तो वो ऋणात्मक विभवांतर कहलाएगा। तो आइए देख लेते हैं। देखिए यहां से आया होगा, जब धारा ऐसे आई होगी तो ऐसे दे रहा ना, यानी इसका मतलब क्या होगा, धारा ऐसे गई होगी और इस तरीके से। ठीक, तो जब E1 से पास की होगी तो पहले ऋणात्मक टर्मिनल लगाएगी और फिर धनात्मक ऐसे पास की होगी। ठीक, तो जब ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगी तो ऋणात्मक, तो कहें माइनस E1, यानी माइनस E1। फिर R1 ऐसे ले आओ, R2 ऐसे ले आओ। ठीक, तो कहेंगे प्लस IR1 प्लस IR2। फिर देखिएगा P2 में पॉजिटिव को पहले दे रहा हूं, हम नेगेटिव के बाद, तो ये P2 और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और E1 में क्या था, नेगेटिव में पहले जा रहा था फिर पॉजिटिव पर हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये P2 जो बेटा वो क्या हो जाएगा प्लस P2, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा R3 पॉजिटिव होगा, तो प्लस सबका समीकरण 0 होगा। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा इन सब का समीकरण क्या हो गया, 0 हो गया। पूरे डायग्राम में आपको सिर्फ E1 जो है वो नेगेटिव दिख रहा हो, इसको उधर कर दीजिए, हो जाएगा E1 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस P2 इज इक्वल टू E1 की कंडीशन। इसका मतलब जो उसकी दिशा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है वो सारे एक तरफ, इन सबका समेशन, जो नेगेटिव में जा रहा था उसके समेशन के बराबर। ठीक है, अब आगे ये आपका हो गया किरचॉफ्स लॉ। टॉपिक डालिएगा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये किरचॉफ्स लॉ, और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हिटस्टोन ब्रिज, व्हिटस्टोन ब्रिज, व्हिटस्टोन सेतु। अगले लेक्चर में व्हिटस्टोन सेतु हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि साथ में उस पर आधारित होता है मीटर ब्रिज, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आज में जो लास्ट में लेक्चर है, ठीक है, उसकी टाइमिंग वही है 3:35 से है ना टाइमिंग, तो आप जो है लास्ट का लेक्चर सभी लोग जरूर अटेंड करिएगा। 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उसमें कवर किए जाएंगे। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है व्हिटस्टोन ब्रिज, जिससे हर साल क्वेश्चन आना ही है, और दूसरा टॉपिक होगा कौन सा, आपका मीटर ब्रिज। ये दोनों टॉपिक कवर कर दिए जाएंगे। फिर हम लोग अगले लेक्चर में जब भी पढ़ेंगे तो स्लाइड वायर ब्रिज यानी कैरी फॉस्टर ब्रिज पढ़ेंगे, और फिर पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, और इसके साथ ही क्या हो जाएगा, हमारा ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो हो सकता है कि मंडे तक हम लोगों का न्यूमेरिकल वगैरह सब लेके ये चैप्टर समाप्त हो जाए, और उसके बाद ट्यूसडे को हम लोग आगे का टर्म पढ़ेंगे। एक चीज और, मैं चैप्टर अगले आज से जो है एक लिंक आप लोगों को शेयर भी कर देंगे, हो सकेगा तो। आज से मैं मॉडर्न फिजिक्स जो है वो स्टार्ट करूंगा। इतने भी मॉडर्न फिजिक्स से पहले सेमीकंडक्टर फिजिक्स, तो जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स वाला पार्ट है उसका वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो आपको देखना रहेगा। ठीक, तो 4 वीडियो सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बनेंगे, और उसके बाद 3 से 4 वीडियो में बनाऊंगा किसके लिए, तो ये 4 वीडियो में बनाऊंगा क्या कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स का। 4 8 वीडियो से आपके वो लास्ट के 2 चैप्टर जो थ्योरेटिकल टाइप के हैं वो कवर होंगे। उन सबका लिंक शेयर कर देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा, लेक्चर के तरीके से ही रहेगा पूरा। और इधर आपका जो है वो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह ये सब आपका कंप्लीट करा देंगे, ताकि अगले सैटरडे तक हम लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद बेटा सैटरडे को कोशिश करेंगे अगले सैटरडे तक आपको चैप्टर वाइज, जैसे पिछली बार आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, वैसे ही इस बार क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे चैप्टर वाइज आपको
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के, जिस चैप्टर में जितना क्वेश्चन मेरे से हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा बना के आपको दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डाल दूंगा। आप उन सबको जरूर पढ़ लीजिएगा और एकदम गारंटी दे रहे हैं कि जो 200 क्वेश्चन के लगभग में बनेगा सातों चैप्टर बना के, अगर वो 200 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो 50 क्वेश्चन का जो आपका पेपर होगा उस 50 क्वेश्चन में बेटा आप नहीं में भी कम से कम 30-35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन तक पा जाएंगे, एकदम गारंटी है। तो उसको एकदम घोर के पी लेना है, 100% पास हो जाएंगे, गारंटी है कि पास हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए उसको पढ़ लीजिए। हेलो सर। पास हुए ना सब लोग? हाँ यस सर। हेलो सर।